नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। देश की राजनीति में बिहार का हमेशा से बड़ा रोल रहा है। यहां होने वाले प्रयोग सूबे की सियासत के साथ राष्ट्रीय राजनीति को भी पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की नीतीश सरकार ने जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जो उनका मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। और माना जा रहा है कि इससे बिहार में बीजेपी के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। नीतीश के मास्टर स्ट्रोक की काट क्या? एनडीए के सामने चुनौतियों का बहार। इंडिया के सामने भी दिक्कतें आपार। बिहार के रण में किसका होगा असर? वीवी फैक्टर भी कर रहा लोगों के दिलों में घर। बिहार में जाति आधारित सर्वे के आंकड़े जारी हो गए हैं। सर्वे के जो आंकड़े सामने आए, अगर वो सही हैं, तो ये बीजेपी के लिए बिहार में थोड़ी टेंशन की बात हो सकती है। दरअसल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की नजर बिहार की 40 सीटों पर है। बीजेपी बिहार में अपने 2019 के प्रदर्शन को दोहराने की जुगत में है। 2019 में उसने नीतीश और रामविलास पासवान से गठबंधन कर 39 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार अगर उसे एनडीए उम्मीदवारों को जिताने के लिए अपनी ही ऊंची जातियों के बीच समर्थन और गठबंधन सहयोगियों के नेताओं के जातिगत प्रभाव को एक साथ लाने की बड़ी चुनौती है, और कोई चमत्कार ही उसका भला कर सकता है। दरअसल 2024 के चुनाव से पहले बिहार में ठाकुर का कुआं पर विवाद शुरू हो गया। ब्राह्मणों और राजपूतों में टकराव की वजह बन गया। राजद सांसद मनोज कुमार झा ने ठाकुर का कुआं कविता को राज्यसभा में सुनाते हुए अपने अंदर के ठाकुर को मारने की अपील की थी। उनकी अपील पर पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन ने मनोज कुमार झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आनंद मोहन के समर्थन में कई राजपूत नेताओं के बयान भी आए हैं। इसके बाद बिहार में इसे ब्राह्मण बनाम ठाकुर की राजनीति से जोड़ दिया गया। जानकारों का मानना है कि बीजेपी को इन हालात में बहुत ही समझदारी से काम लेने की जरूरत होगी। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में अगली जातियों की आबादी कुल 13% है। इसमें ब्राह्मण 4.7, राजपूत 4.2, भूमिहार 2.9 और कायस्थ 1.2% है। इन जातियों को बीजेपी का एक ही वोटर माना जाता है। अगर ब्राह्मण और ठाकुर का विवाद यूं ही चलता रहा तो इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक आनंद मोहन ठाकुर के सहारे अपनी राजनीति और बिहार पीपल्स पार्टी बीजेपी को फिर से एक्टिव करना चाहते हैं। बिहार में इस वक्त राजपूतों का कोई बड़ा नेता नहीं है। अगर आनंद मोहन इसमें कामयाब हो जाते हैं तो इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। दूसरी तरफ जातिगत सर्वे के आंकड़ों के जारी होने के बाद बीजेपी बिहार में असहज महसूस कर रही है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने एक ही बात कही है। उनका कहना है कि वो पहले जाति आधारित जनगणना के विवरणों का अध्ययन और विश्लेषण करेंगे, फिर नीतिगत दृष्टिकोण पर अपना बयान देंगे। वहीं बीजेपी सूत्रों के मुताबिक राज्य नेतृत्व इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य शीर्ष नेताओं के साथ संपर्क में है। उन्हें उम्मीद है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व केंद्रीय सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों और ईबीसी के बीच कोटे के न्यायपूर्ण विभाजन की जरूरत पर रोहिणी आयोग की सिफारिशों के बारे में कुछ कर सकता है। जाति आधारित सर्वे से प्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी में बेचैनी है, तो जेडीयू, राजद, कांग्रेस और वाम दलों वाले 6 दलों के महागठबंधन खुश नजर आ रहे हैं। इन चुनौतियों के साथ बिहार में बीजेपी के लिए वीबी की भी बड़ी चुनौती होगी। वीबी यानी वीआईपी और बसपा। दरअसल एनडीए में पूर्व मंत्री और एमएलसी मुकेश साहनी के नेतृत्व वाली विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पार्टी के बिहार में केवट और मल्ला की आबादी पर अच्छा पकड़ माना जाता है। इन जातियों की राज्य में कुल करीब 3.3% आबादी है। इसी तरह बीएसपी प्रमुख मायावती की बीजेपी के लिए चुनौती है। बिहार में एससी वर्ग में आने वाली जातियों में बसपा की भी खास पकड़ है। एससी वर्ग के वोटर्स को मायावती का कोर वोटर माना जाता है। मायावती अभी एनडीए से बाहर है, वो इंडिया गठबंधन में भी नहीं जा रही। उनकी पार्टी के लिए जाति आधारित समर्थन कुल आबादी का 5.3% है। एनडीए के साथ इंडिया गठबंधन के लिए यहाँ चुनौती कम नहीं है। इंडिया महागठबंधन के सामने असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम पार्टी एक बड़ी समस्या मानी जा रही है। सीमांचल इलाके विधानसभा की 24 सीटें हैं। इनमें से अधिकतर सीटें मुस्लिम बहुल इलाके की हैं, जिस पर 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के जीतने की उम्मीद की जा रही थी।
लेकिन लोगों ने ओवैसी की पार्टी के हक में फैसला सुनाया था। ओवैसी की पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनावों में 5 विधानसभा सीटें जीती थी। हालांकि ये अलग बात है कि आईएम के 5 में से 4 विधायक बाद में राजद में शामिल हो गए थे। चुनाव के बाद खुद तेजस्वी यादव खुद कहा करते थे उनकी पार्टी को कहीं न कहीं ओवैसी की पार्टी की वजह से नुकसान हुआ। सीमांचल क्षेत्र में ओवैसी की पार्टी की पकड़ मजबूत है। माना जा रहा है कि अगर ओवैसी की पार्टी लोकसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरती है तो महागठबंधन के मुस्लिम वोटर्स की कुछ हिस्सेदारी उसके खाते में जा सकती है। बता दें, विधानसभा चुनाव में सीमांचल की कई सीटें ऐसी भी थी जहां महागठबंधन और ओवैसी की पार्टी एआईएम के बीच वोटों का अंतर बहुत ही कम था। बिहार में दोनों गठबंधनों के लिए चुनौतियां कम नहीं, वो चाहे किसी के लिए ज्यादा हो या किसी के लिए कम, लेकिन चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि इन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए कौन सा दल अपनी किस रणनीति से सामने वाले को शिकस्त देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो बिहार की सियासत ने एक बार फिर से देश भर की सियासत को हाई कर दिया है। जातीय जनगणना के मुद्दे को विपक्षी दल अब तूल देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ एक केंद्र सरकार पर भी दबाव लगातार बनाते हुए विपक्षी दल एकमुश्त होकर नजर आ रहे हैं। दरअसल केंद्रीय सत्ता पर अब दबाव ये बनाया जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार में जातीय जनगणना हुई है, ठीक उसी तर्ज पर सभी देश के प्रदेशों में ये जातीय जनगणना कराई जाए। अब इस जातीय जनगणना का काट एनडीए के पास क्या होगा? क्या 2024 में नीतीश के साथ ही आईएनडीआईए इसको मुद्दा बनाएगी? क्या 2024 में जातीय जनगणना एनडीए के लिए मुश्किल बनेगा? अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।